हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर, माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। तो यह है मास्टर बैच 2.0 का लेक्चर नंबर 5 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। तो इस पूरी क्लास में हम यूनिट एंड मेजरमेंट और एरर एनालिसिस के प्रीवियस ईयर के जो टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन हैं उनको और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी क्लास में हम टोटल 21 क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 18 to 19 क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज सेक इज। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट सेक होता है। ऑप्शन दिया हुआ है लेंथ, मास, टाइम और प्रेशर। इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मात्रक होता है सेक, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए आप याद रखें कि 1 सेक इज इक्वल टू होता है 10⁻⁸ सेकेंड, यानी कि जो सेक होता है वो टाइम की, यानी टाइम नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसका ये मात्रक होता है, ठीक है ना। समय का एक मात्रक होता है सेक, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁸ सेकेंड। आपको पता होगा 10⁻⁸ सेकेंड एक बहुत ही स्पेशल टाइम है। जब कोई भी एटम अपने ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो उस एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वापस अपने उस ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है, कुछ एनर्जी को इमिट करते हुए, है ना। ये अलग बात है कि अगर वो आपका एक्साइटेड स्टेट मेटा स्टेबल स्टेट है, तो उसका जो टाइम होता है, लाइफ टाइम कह लीजिए, वो लाइफ टाइम 10⁻⁸ से काफ़ी ज़्यादा होता है, 10⁻³ सेकेंड होता है ना। ये आपने लेज़र वाले लेक्चर में पढ़ा होगा। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है, एक एक्साइटेड स्टेट होता है, लेकिन मेटा स्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो किसी भी अदर एक्साइटेड स्टेट की तुलना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 10⁻⁵ टाइम्स इसका करेंगे तो मिलेगा 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल आपको यही देखना था कि ये जो सेक होता है वो किसकी यूनिट है। तो यही वो टाइम जो लाइफ टाइम है ना, यहाँ से एक्साइटेड होकर के यहाँ जाता है और फिर वापस आता है 10⁻⁸ सेकेंड में। इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, 1 सेक। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, टाइम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट और मेजरमेंट से। बस ये जो परसेंटेज एरर वाले यानी कि एरर एनालिसिस वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको हम फ्रैक्शनल एरर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम परसेंटेज एरर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक का परसेंटेज एरर दिया है, दूसरे का परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही बेसिक सी एक चीज़ है जिसको आपको समझ लेना है, ठीक है ना। तो आप सप्लीमेंट्री लेक्चर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और इसीलिए हम आपको क्लास होने से पहले ही टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह जहाँ जहाँ आप लोग जुड़े हैं, हम आपको सप्लीमेंट्री लेक्चर का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्मी इज अ यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग एनर्जी, मोमेंटम, इम्पल्स, लेंथ। मतलब फर्मी जो नाम का यूनिट है या मात्रक है फर्मी, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है ऊर्जा है, संवेग है, आवेग है और दूरी है या लंबाई है, ठीक है। तो देखिए फर्मी को हम क्या बोलते हैं, ये जो फर्मी है, इसी फर्मी को हम फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। फर्मी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। और ये डिस्टेंस यानी कि लंबाई का एक मात्रक होता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 क्या, मीटर। ध्यान रखिएगा, जो फेम्टोमीटर है उसी को हम फर्मी बोल रहे हैं। सिमिलरली एक और चीज़ आपने पढ़ा होगा इसी टाइप का, वो होता है आपका माइक्रोन, है ना। माइक्रोन का नाम सुना होगा आपने। माइक्रोन भी क्या है, देखिए माइक्रो अलग चीज़ होता है, माइक्रोन अलग होता है। माइक्रो जो है वो किसी भी मात्रक के पहले लग जाता है, जैसे माइक्रो फैरड होता है, माइक्रो सेकेंड होता है। तो माइक्रो जो है वो किसी भी मात्रक से पहले लगने वाला प्रीफिक्स है। लेकिन जो माइक्रोन है वो माइक्रोन आपका दूरी का ही एक मात्रक है, और माइक्रोन का मतलब होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम माइक्रोन बोलते हैं, माइक्रो सेकेंड को माइक्रोन नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना। तो माइक्रोमीटर को माइक्रोन बोला जाता है। इसी तरह से फेम्टोमीटर को फर्मी बोला जाता है। माइक्रोन को म्यू से एक्सप्रेस किया जाता है, फर्मी को स्मॉल f से। फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर, और माइक्रोन कह लीजिए या माइक्रोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर। ये दोनों आप ध्यान रखें, ये दोनों आप ध्यान रखें। इसके अलावा लेंथ के केस में एक और मात्रक आप ध्यान रखें कि 1 एंगस्ट्राम, इसको एंगस्ट्राम बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी दूरी का
एक मात्रक है जो बहुत छोटी छोटी दूरियों को मापने के काम आता है। जैसे किसी भी तरह का जो प्रकाश होता है उसकी वेवलेंथ को, रेडिएशन के वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं हम लोग, है ना। वेवलेंथ को हम नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर वगैरह में नहीं करते। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस का साइज होता है, जो एटम का साइज होता है, उनके रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। ठीक, तो ये जो मात्रक है ये लंबाई के मात्रक है, काफी फेमस मात्रक है ये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है जिसको हम सॉल्व करके पता कर लेंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, प्लेट हैज लेंथ 5 ± 0.1 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 ± 0.01 सेंटीमीटर, देन द एरिया प्लेट इज। एक प्लेट है और वो प्लेट कैसा है, देखिए रेक्टेंगल के फॉर्म का है। इस प्लेट की जो लेंथ है उसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 5 ± 0.1 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है b वो दिया हुआ कितना, 2 ± 0.01 सेंटीमीटर। अब आप इसमें ध्यान से देखें और इसको याद भी रखें, परसेंटेज एरर के केस में जब भी कोई आपको ऐसे मेजरमेंट दिए जाते हैं जिसके बाद में प्लस या माइनस लगाया जाता है, इसका मतलब कि आपने इसकी लेंथ को किसी स्केल से मेजर किया है। जिस स्केल से आपने मेजर किया उससे आपने मेजरमेंट करने के बाद बताया कि इसकी लेंथ कितनी आ रही, 5 सेंटीमीटर। लेकिन जो आपने स्केल मेजर किया उस स्केल का जो लीस्ट काउंट था वो था 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस करने का मतलब ये कि ये जो 5 आया है उसमें उससे इतना ज़्यादा और इतना कम भी लेंथ हो सकता है, मतलब 0.1 का एरर पॉसिबल है लेंथ में। तो आप कह सकते हैं ये लेंथ की वैल्यू है और ये उसमें होने वाला पॉसिबल एरर है। सिमिलरली जो विड्थ है इसकी भी वैल्यू दी हुई है 2 ± 0.01 सेंटीमीटर, इसका ये बाहर होगा सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कि जो विड्थ है वो है 2 सेंटीमीटर और उसमें इतने की एरर हो सकती है 0.01 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये जो वैल्यू गिवन होती है लेंथ के फार्मूले में, विड्थ के फार्मूले में, एक्चुअल में ये हमारा एग्जैक्ट लेंथ कह लीजिए और ये लेंथ में होने वाला एरर डेल्टा एल, इसको आप विड्थ v कह लीजिए और ये उसमें होने वाला पॉसिबल एरर डेल्टा b। और ध्यान रखिए किसी भी चीज़ का जब हम मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के बाद या मेजरमेंट करने पर जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है या जो मैक्सिमम अलाउड एरर होता है, ये ध्यान रखें, मैक्सिमम पॉसिबल एरर या कह लीजिए मैक्सिमम अलाउड एरर। एरर तो आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है उसका हो सकता है 7 बता दें, ये वाली बात हम नहीं कर रहे। जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है कि हाँ इतना आप हो, इतनी गलती तो हो ही जाएगी और इतनी गलती माफ है, इतना अलाउड है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर या आप कह लीजिए मैक्सिमम अलाउड एरर, इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम, एक वर्ड यहाँ यूज़ किया था परमिजिबल एरर, मैक्सिमम परमिजिबल एरर। और ये मैक्सिमम जो परमिजिबल एरर होता है किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने पर, वो चीज़ उस डिवाइस के लीस्ट काउंट के इक्वल होता है जिस डिवाइस से आपने मेजरमेंट किया हुआ है। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा, अगर उतना एरर हुआ है आपके मेजरमेंट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना एरर अलाउड है, उतना पॉसिबल है कि उतना हो जाएगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट के इक्वल होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसी को हम डेल्टा एल या डेल्टा बी टाइप से यहाँ पर लिख रहे हैं। ये अलाउड एरर है, लेंथ में इतना एरर है और लेंथ में इतना है और विड्थ में इतना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे एरिया पूछा जा रहा है, इस प्लेट का एरिया बताना है। और देखिए एरिया भी एग्जैक्ट एरिया नहीं बताना है, एरिया के साथ में जो उसमें एरर पॉसिबल है वो एरर को भी आपको साथ में यहाँ पर प्लस माइनस करके दिखा देना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होगा। लेंथ है 5 और विड्थ है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपने एरिया निकाल लिया, लेकिन एरिया में कितना एरर हो सकता है, जो प्लस माइनस यहाँ लिखा हुआ है वो प्लस माइनस इसमें से कौन सा होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है। देखिए एरिया का जो फार्मूला है ना, इसको आप फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट करिए। अब आप थियरी वाले लेक्चर को देखिएगा, सप्लीमेंट्री लेक्चर में हमने आपको बताया है वहाँ पर कि कोई भी फार्मूले को हम फ्रैक्शनल एरर में और फ्रैक्शनल एरर से परसेंटेज एरर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जब उसमें हमने आपको बताया कि जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है
तो हम इसको जब परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉरी फ्रैक्शनल एरर में ए को लिखेंगे डेल्टा ए अपान ए इज इक्वल टू, ये एल को लिखेंगे डेल्टा एल अपान एल, और यहाँ इनटू हो या फिर डिवाइड का सिंबल हो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैक्सिमम एरर की हमेशा हम बात करते हैं, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा बी अपान क्या बी। हमें डेल्टा एल और एल पता है, डेल्टा बी और बी पता है, हमें ए भी पता है, ये सब रख के हम ये एरर निकाल सकते हैं डेल्टा ए की वैल्यू। तो आप देखिए कितना आ गया डेल्टा ए, यहाँ से डेल्टा ए विल बी इक्वल टू डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी, और इनटू में हो जाएगा ए। अब डेल्टा एल की वैल्यू ये 0.1, एल की वैल्यू 5, डेल्टा बी की वैल्यू 0.01 और बी की वैल्यू 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई में ए मतलब कितना 10। ये पूरी वैल्यू आप यहां पर रख करके इसको आप सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने के बाद यह आ जाएगा आपका 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, है ना। तो ये आ गया आपका 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब अब अगर हम इसके एरिया को बताएं तो इसका एरिया हम ऐसे लिखेंगे a प्लस माइनस इसमें होने वाला पॉसिबल या अलाउड एरर, ये हो गया 10, और ये प्लस माइनस जो एरर हमने निकाला वो आया कितना 0.25, और उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहे हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इसमें से किसके बराबर होता है, 10 पावर प्लस में 10 एंगस्ट्रॉम, 10 पावर प्लस में 9 एंगस्ट्रॉम, 10 पावर 8 एंगस्ट्रॉम, 10 पावर 6 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच में रिलेशन पता है, अभी बताया था। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर, लेकिन आपसे पूछा है 1 मीटर किसके इक्वल है, तो आपको इस पूरे पार्ट को इधर ले आना पड़ेगा। तो ये 1 और अपान में 10 पावर माइनस 10, उसके बाद ये एंगस्ट्रॉम, और ये पूरा इधर से चला गया तो बचा क्या 0 की 1, क्या बचेगा यहाँ पर 1, तो ये हो गया 1 मीटर, और ये ऊपर चला जाएगा 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या 1 मीटर। तो 1 मीटर 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। अगर इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा भी दिया होता 10 पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम, तब आप देखते कि ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते, क्योंकि दिमाग में एकदम छप गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर। लेकिन ये कोई देखता नहीं कि यहां पूछा गया 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, बस सबको ये नंबर दिखाई देता है 10 पावर माइनस 10, है ना। तो यहां पर गलती होने के चांसेस थे, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन में ऐसे ही दिया था। तो 1 मीटर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस गलत बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ऑप्शन थोड़ा भी ऐसे कंफ्यूज करे तो ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। देखने में तो बड़े आसान है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है टीजीटी पीजीटी में। आप सोचिए, है ना, अगर आप एमएससी कर चुके हैं तो ये कोई क्वेश्चन है यहाँ डिस्कस करने लायक। क्लास 9th का ये क्वेश्चन होता है, क्लास 9 का स्टूडेंट, क्लास 6 का स्टूडेंट इसको कर सकता है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन एग्जाम के प्रेशर में और इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां हो जाती, और वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं उसमें आप टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करते हैं वो कम हो जाते हैं। यही सबसे मेन जो आप कह सकते प्रॉब्लम है इस एग्जाम की, जिसको आपको टैकल करना है। ठीक है ना, गलतियां नहीं होनी चाहिए आसान सवाल में। और दूसरा ये कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं गलत नहीं होगा, उस क्वेश्चन को करने में टाइम भी आपको कम लेना है, फास्ट करना है एक्यूरेसी के साथ। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम इज, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट इसमें से कौन सी है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये मत सोचिए कि ये कौन सा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो रहा है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कौन सा इसमें यूनिट होगा, तो इसके लिए आप पहले तो फार्मूला यूज कर लीजिए। F इक्वल टू क्या होता है Gm1m2 अपान आर स्क्वायर, ये होता है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही जो G है इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक तो आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए हमेशा। हमने आपको बार बार बताया कि ये जैसे म्यू नॉट हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसके अलावा आपका ये कैपिटल जी हो गया, इस तरह के जो, और आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट आपको याद रखने चाहिए। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपको ये इसकी वैल्यू याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, और क्या होता है आगे
आगे होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ये वैल्यू याद नहीं है और ये भी आपको याद नहीं है, क्वेश्चन में आपसे यूनिट पूछा गया तो यूनिट तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। जी को रोकिए, बाकी सबको ट्रांसपोज करिए, पक्षांतर करिए, तो जी इक्वल टू मिलेगा एफ इंटू आर स्क्वायर और अपान में आ जाएगा क्या m1 m2। बस जी का आपको मात्रक या यूनिट निकालना है, डायमेंशन भी निकालना है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। ये बल है तो न्यूटन में आ जाएगा, ये दूरी है तो मीटर में हो गया, स्क्वायर हो गया। ये द्रव्यमान यानी कि मास, ये भी मास, किलोग्राम बन के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, ये देखिए किलोग्राम पावर -2 है तो ये अपान में जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा क्योंकि बहुत सारे चीज़ें इसमें है नहीं, कुछ डिस्कस करने लायक आसान क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होती है, यानी ये जितनी वैल्यू दी है वो सब डाइन में है, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। इसमें न्यूटन क्या है, ये और ये दोनों क्या हैं, ये एमकेएस सिस्टम में और ये सीजीएस सिस्टम में फोर्स के यूनिट हैं, बल के मात्रक हैं। बल का मात्रक एमकेएस सिस्टम में न्यूटन होता है और सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है, और इन दोनों के बीच का ये रिलेशन है। ठीक, दूसरा इसी तरह से हम एनर्जी की भी बात करें, एनर्जी का भी एक रिलेशन इसी टाइप का है। और एनर्जी का रिलेशन क्या है, एनर्जी का रिलेशन ये है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग। अब इसमें जूल क्या है, ये एमकेएस सिस्टम में एनर्जी का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, और अर्ग क्या है, सीजीएस सिस्टम में ये एनर्जी का यानी ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर 5 डाइन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट को, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाँ यहाँ से देखिए कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा अब आपको। इफ द वैल्यूज ऑफ कैपिटल M एंड कैपिटल A आर एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड एज 3.00 यूनिट्स एंड 2.820 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, what will be the percentage error in the calculation of y which is equal to m upon a। यानी अगर हम m की वैल्यू और a की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली हमने मेजर किया और उसकी ये वैल्यू हमें मिली, ये m की वैल्यू है और ये a की वैल्यू, तो आपको बताना कि m अपॉन a यानी कि y की जो वैल्यू होगी उसमें कितने % का एरर पॉसिबल है। अब देखिए इसमें m की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, लेकिन m की वैल्यू में कितना एरर हुआ, a की वैल्यू में कितना एरर हुआ ये नहीं दिया हुआ है। जैसे पीछे आपने एरिया वाला क्वेश्चन प्लेट वाला देखा तो उसमें लेंथ में प्लस माइनस करके दिया था, विड्थ में भी प्लस माइनस करके दिया था, तो वो प्लस माइनस जो था वो एरर वाला वैल्यू था, डेल्टा एल और डेल्टा बी था। यहाँ हमें डेल्टा एम और डेल्टा ए नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों के लिए आप याद रखें, थियरी के लेक्चर से हम यहाँ पर ले रहे हैं, हमने उसमें आपको बताया है 3.00 ये दिया हुआ m की वैल्यू और a की वैल्यू है कितनी 2.820, बल्कि हम इसको बगल में लिखें तो ये समझाना और आसान होगा। a की वैल्यू कितनी 2.820। देखिए डेसिमल के बाद ये जो पॉइंट्स लगे होते हैं, वैसे तो ये 3.00 का मतलब 3 ही है, लेकिन इस 3 में, इस वाले 3 में इसमें एक और जीरो लगा दें उस वाले 3 में, यानी अगर हम लिखें 3 फिर हम लिखें 3.00 फिर हम लिखें 3.000, है ना, ऐसे नंबर ऑफ जीरो जो हम बढ़ाते हैं, इसका मतलब होता है फिजिक्स में, और मतलब ये होता है कि इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जिसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो डेसिमल के 4th डिजिट तक है। ठीक है ना, ये डेसिमल के सिर्फ 3rd डिजिट तक मेजर कर रहा है और ये 2 तक मेजर कर रहा है। इसका मतलब इन सभी में ये सबसे प्योर 3 है, सबसे प्योर 3, क्योंकि ये वाला जो 3 है ना वो 3.000 के बाद हो सकता है 1 हो, 8 हो, 6 हो, 9 हो, कुछ भी हो सकता है ना, वो तो अनसर्टेन है, लेकिन ये इसमें एकदम सर्टेन है कि 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो श्योरिटी लेवल है, इसकी जो सर्टेनिटी है, नंबर ऑफ डिजिट जो है सर्टेनिटी के वो ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा प्योर है। इसीलिए कहा जाता है जिसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें सिर्फ 4 थे, इसमें सिर्फ 3 है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जब बढ़ते हैं
तो उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ m इक्वल टू 3.00 का अगर हम डेल्टा m निकालें कि इसमें कितना एरर पॉसिबल है या अलाउड है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, लास्ट वाले डिजिट के नीचे 1, बाकी सबको 0, ये मिल गया आपको डेल्टा m। दिया नहीं था लेकिन हमने निकाल लिया। सिमिलरली हम डेल्टा a भी निकाल सकते हैं, a दिया है तो डेल्टा a कितना हो जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, लास्ट वाले के नीचे 1, बाकी 0 0 0। ठीक, तो डेल्टा m और m, डेल्टा a और a मिल गया आपको। तो y में परसेंटेज एरर पता करना है, तो y इक्वल टू ये m अपान a है, इसको आप परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर में डेल्टा y अपान y, और m को लिखेंगे डेल्टा m अपान m। वैसे तो ये a जो है ऊपर जाता है और ऊपर जाके इसका पावर होता है -1, और वो -1 सामने आके इस प्लस को बीच में करता है माइनस, और a को हम लिखेंगे डेल्टा a अपान a। ये तो आपको पता होगा थियरी के लेक्चर से, ठीक है। लेकिन जब भी हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो वो परसेंटेज एरर हम मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना एरर। एक तो क्वेश्चन में या तो मैक्सिमम वर्ड यहां यूज किया जाता है ज्यादातर केस में, और अगर नहीं भी यूज किया जाता है तो ये अंडरस्टूड है कि आपको जो परसेंटेज एरर यहां कैलकुलेट करना वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होता है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये अगर जैसे यहाँ माइनस का केस बन रहा था और माइनस से ऑप्शन मैच कर रहा है, तब तो आप उसको टिक कर देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आप सीधे से कैलकुलेट करिए क्या, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, और मैक्सिमम के लिए इस माइनस को भी क्या करना होगा, प्लस। इसीलिए m और a चाहे डिवाइड हो रहे होते चाहे मल्टीप्लाई हो रहे होते, दोनों ही केस में हम यहाँ पर प्लस ही लिखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए था मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक है, अभी तो ये फ्रैक्शनल एरर हुआ, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर लीजिए, डेल्टा y अपान y इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m अपान m इंटू 100 और प्लस डेल्टा a अपान a इंटू 100। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, डेल्टा m डेल्टा a और a, इन सब की वैल्यू आप रख दीजिए, तो आपको y में होने वाला ये परसेंटेज एरर यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबकी वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो आई थिंक ये आता है 0.36% है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेक्चर लेंदी हो जाते हैं, और कैलकुलेशन आपको आता है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 0.36% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये कोई भी वैल्यू अगर आपको गिवन है तो उसका एरर हम कैसे निकालेंगे, ये चीज आप समझ लीजिए, तो ये कई जगहों पर आपको हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अ वायर हैज मास 0.3 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस करके दिया है, इसका मतलब ये एरर वाली वैल्यू है और ये रियल वैल्यू है, आपका लीजिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गई लेंथ की, बाकी उसमें कितना एरर हो सकता है तो प्लस माइनस करके इतना दिया, यानी इससे इतना ज्यादा या इससे इतना कम। तो इतना ग्राम है मास किसी वायर का, मतलब एक वायर है, इस वायर का मास दिया हुआ है कितना, ये देखिए, ये जो मास दिया हुआ है, अगर हम इस मास को यहाँ पर लिखें, मास है आपका 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है, रेडियस है 0.5 और प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लेंथ यानी कि लंबाई दिया हुआ है कितना, 0.6 प्लस माइनस 0.006 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम परसेंट, देखिए मैक्सिमम वर्ड यहाँ यूज कर दिया है ना, कई बार नहीं भी करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस में ही लाना है, मैक्सिमम ही निकालना है, जोड़ना ही है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, जो ये वायर है, इस वायर की डेंसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना, और ये सब आपके ऑप्शन जो है वो परसेंटेज में होने चाहिए। ठीक है, ऐसे तो मास दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान है, त्रिज्या है और लंबाई है, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो घनत्व का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। मास तो पता है लेकिन वॉल्यूम नहीं पता है। अब आप देखिए, ये जो आपका वायर है ये किस शेप का है ना, किस आकृति का है, तो इसका जो शेप है वो है सिलेंडर के जैसा, यानी बेलन के जैसा, और बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब लंबाई से है ना, ऊंचाई से, तो यहाँ ऊंचाई को हम लंबाई बोल रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा, है ना। ये किसी भी बेलन के आयतन का फार्मूला होता है, किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला है, तो वी की जगह पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। इसको आप परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करिए। परसेंटेज एरर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए इसको लिखेंगे डेल्टा डी अपान डी, सीधे परसेंटेज एरर में, इंटू 100 इज इक्वल टू, ये m को लिखिए डेल्टा m अपान m, डेल्टा m अपान m इंटू 100। ठीक,
अब चाहे ये अपान में हो चाहे ये मल्टीप्लाई में हो, आगे हमें प्लस ही करना है क्योंकि हम मैक्सिमम की बात करते हैं। इसमें देखिए जो पाई है वो एक नंबर है और इस पाई को हम मेजर यहाँ कर नहीं रहे हैं तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, हम आर स्क्वायर को देखते हैं। आर स्क्वायर में इसका जो पावर 2 है वो आ जाता है, सबसे पहले लिख दिया जाता है, उसके बाद आर को हम लिखेंगे ऐसे डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। ये रूल होता है ना, इसको लॉग लेकर के जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहीं पर हम पहुँचते हैं। फिर प्लस ये जो एल है इसको हम लिखेंगे डेल्टा एल अपान एल इंटू क्या 100। बस सबकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ वायर। तो डेल्टा एम कितना, डेल्टा एम ये आपका डेल्टा एम है और ये आपका एम है, तो डेल्टा एम है आपका 0.003 अपान एम कितना है, एम है 0.3 इंटू है ये 100 प्लस 2 टाइम्स, और डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर है आपका ये 0.005 और अपान में आर कितना है 0.5 इंटू 100, ठीक, प्लस ये डेल्टा आर अपान डेल्टा एल अपान एल इंटू 100, डेल्टा एल कितना है 0.006 अपान 0.6 इंटू में क्या 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें देख लीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये 100 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 बनेगा, ये 0.3 ऑलरेडी है तो ये पूरा कैंसिल होकर यहाँ बचेगा 1। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 बचेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 1। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा बचेगा 1। तो यहाँ से आया कितना 1 प्लस ये 2 और ये अंदर से कितना आया 1, फिर प्लस ये कितना 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, यानी आंसर कितना आ गया 4%। तो जिस वायर का मास, रेडियस और लेंथ दिया हुआ था उसकी वैल्यू दी हुई थी और उसमें एरर, पॉसिबल एरर दिया हुआ था, उसका हमने परसेंटेज एरर निकाला उसकी डेंसिटी का, तो उसकी डेंसिटी का जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्पेशल सिर्फ यही है कि आपको इसमें कौन सा फार्मूला यूज करना है वो पता होना चाहिए, और किसी फार्मूले को हम परसेंटेज एरर या फ्रैक्शन एरर में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, दी परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं, वोल्टेज दिया हुआ है, देखिए वोल्टेज कितना है 100 प्लस माइनस 5। इसका मतलब जो वोल्टेज आपने मेजर किया है जिस डिवाइस से, जिस वोल्टमीटर से या पोटेंशियोमीटर से, वो वोल्टेज आपका 100 तो है, बट उस 100 में प्लस माइनस 5 पॉसिबल है, मतलब वो 105 भी हो सकता है, वो 95 भी हो सकता है। यानी आप कह सकते हैं जिस डिवाइस से आपने यूज किया है उस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है 5 वोल्ट, और एक भी पॉइंटर, अगर एक भी जो डिवीजन है जो जिससे आप मेजर कर रहे थे, जैसे आपका ये पॉइंटर है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है यहाँ 100 और आपका स्केल जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, तो आप इसको 95 की बजाय 100 बोल दिए होंगे। ऐसा भी हो सकता है इसको ये क्रॉस करके आगे गया था लेकिन इसको भी आपने 100 बोल दिया है। ठीक है, तो इतना पॉसिबल है, एक पॉइंट का, एक डिवीजन का डिफरेंस हो सकता है, इसी को हम परमिजिबल एरर बोलते हैं, और वो लिस्ट काउंट के बराबर होता है। तो ये लिस्ट काउंट के बराबर एरर है वोल्टेज के मेजरमेंट में, और ये करंट के मेजरमेंट में अलाउड जो एरर है। तो इसका मतलब कि आप कह सकते हैं V की वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 और डेल्टा V की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना 5, है ना, वोल्ट में। इसी तरह से यहाँ से देखिए करंट कितना है, करंट है आपका 10 एम्पियर, और उसमें होने वाला जो एरर है, लीस्ट काउंट है, वो कितना है 0.2 एम्पियर। जिस डिवाइस से आपने मेजर किया, जिस मीटर से, उसका ये लीस्ट काउंट है। आपको रेजिस्टेंस का एरर चाहिए, वो भी परसेंटेज एरर। ओम्स लॉ का फार्मूला होता है V = I × R, तो यहाँ से आप अगर R निकालें तो R = हो जाएगा V/I, है ना। और आप इसको अब परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर दीजिए। परसेंटेज एरर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा R/R × 100 = V को लिखेंगे डेल्टा V/V × 100। भले ही अपान में है लेकिन हम प्लस करेंगे क्योंकि मैक्सिमम की बात करते हैं, और I को लिखेंगे डेल्टा I/I × 100। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा V कितना है 5, तो ये हो गया 5/V कितना है 100 इंटू ये 100, प्लस डेल्टा I कितना है यहाँ पर 0.2, और अपान में I कितना है 10, और ये इंटू में 100। सॉल्व कर लीजिए, इससे ये पूरा कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे 10 और 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 2 आएगा, यानी कि 7%। तो अगर वोल्टेज और करंट जो है उसकी वैल्यू और उसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है या उसमें होने वाला एरर दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर यहाँ से हमें मिल गया, और वो कितना आ गया है 7%। ठीक है, आसान है ये पूरा टॉपिक ही बहुत ही आसान है।
यूनिट एंड मेजरमेंट और एरर एनालिसिस। बट हमने यहाँ पर कोशिश किया है कि टोटल जो इसके एस्पेक्ट हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब इसमें आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा ये चेंज हो रहा है और इसमें क्या दिया हुआ है, पूरा आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो कुल मिला के क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, Q इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपान में जेड। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई और जेड जो है, एक्स वाई और जेड का जो परसेंटेज एरर है वो है 1%, 2% और 4% रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि Q के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर होगा। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। Q इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपान जेड, ये एक्सप्रेशन है। आपको एक्स वाई जेड का परसेंटेज एरर पता है, आपको Q का परसेंटेज एरर बताना है। अब अगर हम कहें कि x का परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे डेल्टा x अपान x इंटू 100, और इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 1%। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन y को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे हम डेल्टा y अपान y। देखिए जो डेल्टा y है वो है एब्सोल्यूट एरर, जो डेल्टा y अपान y है वो है फ्रैक्शनल एरर, और जो डेल्टा y अपान y इंटू 100 है वो है परसेंटेज एरर, और ये कितना है, 2%। इसी तरह से अगर हम z की बात करें तो z का ये है डेल्टा z अपान z इंटू 100, इसको हम क्या बोलेंगे, 4%। यानी हमें सबका परसेंटेज एरर पता है, तो हमें Q का परसेंटेज एरर बताना है, और इसके लिए हमें इस फार्मूले को क्या करना होगा, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना होगा। तो परसेंटेज एरर में इसको कन्वर्ट करिए, Q की जगह पर होगा डेल्टा Q अपान Q इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू x पावर 3, पावर को लाइए सामने और x को लिखिए डेल्टा x अपान x इंटू 100, ठीक है। अच्छा, ये आगे जगह का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं फिर से कर देता हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं, Q इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपान जेड। सबसे पहले हम इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डेल्टा Q अपान Q इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है उसको लिखेंगे 3 और डेल्टा x अपान x इंटू 100, ठीक है ना। जो पावर है उसको सामने ले आते हैं। अब क्या है, वाई स्क्वायर और बीच में है इंटू, इंटू को भी हम करेंगे यहाँ पर प्लस, और जो y का पावर 2 है उस 2 को लाएंगे सामने और y को लिखेंगे डेल्टा y अपान y इंटू 100, ठीक। अब इसके बाद देखिए अपान में है z, और अपान में z का मतलब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा z का पावर -1, और उस -1 को सामने ले आएंगे तो -1 लिखा जाएगा, और z को बोलेंगे डेल्टा z अपान z इंटू 100, बनेगा तो यही एक्सप्रेशन। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं क्या, मैक्सिमम परसेंटेज एरर की, और मैक्सिमम के लिए माइनस को भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, टोटल सम करेंगे, तब मिलेगा हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अब इसमें सभी परसेंटेज एरर को आप रख दीजिए, आपको Q का परसेंटेज एरर ये पूरी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ x 1% प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ y, और ये कितना है 2%, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ z कितना है 4%, यहाँ पर रख दिया 4%, यहाँ से आ गया 3 और ये आ गया 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 11% का एरर आएगा किसमें, Q के मेजरमेंट में। अगर x, y और z का परसेंटेज एरर 1, 2 और 4% है तो Q के परसेंटेज एरर में 11% का एरर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधे क्वेश्चन हो गए, बस आधे और बचे, आधे और बचे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक जिसको हम पैरालैक्टिक सेकेंड बोलते हैं, ये किस क्वांटिटी की, किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। ऑप्शन दिया हुआ टाइम है, डिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी है और एंगुलर मोमेंटम है। टाइम, डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर मोमेंटम। तो जो देखिए जो पार्सेक होता है, इस पार्सेक को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम पैरालैक्टिक सेकंड भी बोलते हैं, और ये सेकंड आपको कई बार कंफ्यूज कर देता है। ये जो पार्सेक है ना, वो पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक का ये पार और ये SEC इतना जो है मिला करके हम लिखते हैं पार्सेक। तो जो पार्सेक है जिसको हम पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं, इस सेकंड से हमें ये लगता है कि ये समय का मात्रक है, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। और ये वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये 1 पार्सेक या पैरालैक्टिक सेकंड की वैल्यू है, और इसको अगर हम लाइट ईयर में लिखें, प्रकाश वर्ष में लिखें, तो 3.26 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर होता है।
ठीक है, लाइट ईयर समझते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में या वायु में एक साल में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। और ये वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, दूरी निकालते हैं चाल गुणे समय से, तो ये वैल्यू निकल के आती है कितनी? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपका 1 प्रकाश वर्ष होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, और जो वैल्यू हमने अभी यहाँ पर बाई मिस्टेक लिखा था वो वैल्यू किसकी है वो आप लिख लीजिए, 1 खगोलीय मात्रक जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। थोड़ा सा मुझे हिंदी का आज याद आ गया, मैं आप लोग कमेंट करके कहते रहते हैं कि सर हिंदी में बताइए, बट मैं एक्चुअल में भूल जाता हूँ कि हिंदी में भी बताना है। मुझे ये लगता है कि ये एमएससी के बाद का है ना एग्ज़ाम है, एमएससी करके या बीएससी करके आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इतनी इंग्लिश से प्रॉब्लम होगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे दिमाग में बन गया है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो अभी मुझे आज याद आ गया, तो ये आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में भी चीज़ों को लिखें। 1 खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी ना, वो वैल्यू पैरालैक्टिक सेकंड की नहीं बल्कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की थी, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और 1 प्रकाश वर्ष है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और यहाँ पर 1 पारसेक या पैरालैक्टिक सेकंड कितना है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। या फिर इसी को हम अगर प्रकाश वर्ष में बदलें तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए इन सारी बातों को। देखिए मिस्टेक हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मिक्स हो जाता है ये चीज़, तो ये रिजल्ट आप याद रखें। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो पारसेक के बारे में पूछा गया था जो कि दूरी का मात्रक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ बहुत कन्फ्यूज करती है, यहीं से ये भी कंफ्यूज करता है। वर्ष लिखा हुआ है, वर्ष मतलब समय है ना, वर्ष मतलब एक साल, तो वर्ष का मतलब हमें लगता है कि ये टाइम का मात्रक है, लेकिन इसीलिए ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप देखें कि कोई भी नॉर्मल एग्जाम जिसमें साइंस के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उसमें प्रकाश वर्ष बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना, मतलब एक प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो वर्ष देख करके हमें कई बार ये लगने लगता है लोगों को कि ये समय का मात्रक होगा, इसी तरह से सेकंड लगा हुआ ये भी समय का मात्रक होगा, लेकिन दोनों के दोनों दूरी के ही मात्रक है, डिस्टेंस होगा, है ना। ये बात हम इतनी देर तक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ अब दिमाग में बैठ जाएगा, और एग्जाम में कभी भी, अब एग्जाम आपका चाहे 1 साल बाद हो 2 साल बाद हो, आपको ये चीज़ याद रहेगा। ठीक है, ये 1.496 था। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इन मीटर क्यूब इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इन मीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज। देखिए सवाल क्या दिया है कि किसी क्यूब का, किसी घन का आयतन है मीटर क्यूब में, और वो आयतन किसके बराबर है? उसी घन के सरफेस एरिया के बराबर, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर है मीटर स्क्वायर में। तो आपको बताना है कि उसका वॉल्यूम या आयतन कितना है। यानी एक आपको घन दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, ये क्यूब है या घन है, और इसका जब हम आयतन निकाल, मान लीजिए इसका साइड जो है, इसकी जो भुजा है वो ए है। आपको पता है ये घन है तो इसकी सभी भुजाएं, ये भी कितना होगा? ए होगा, और इधर भी कितना होगा? ये ए होगा। तो अगर हम इसका आयतन निकालें या वॉल्यूम निकालें या फिर आयतन निकालें, तो इसका वॉल्यूम या आयतन कितना आएगा? ए क्यूब, भुजा क्यूब। और इसका अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, सरफेस एरिया निकालें, ठीक है, सरफेस एरिया निकालें, तो ये कितना निकल के आएगा? इसका फार्मूला होता है 6a², क्योंकि 6 सतह होंगे इसमें, और हर एक सरफेस जो है वो स्क्वायर है। हर एक सरफेस को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है? ये एक स्क्वायर है, क्योंकि सभी साइड ए और ए है। तो एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक सामने, एक पीछे, जैसे एक कमरा होता है। टोटल 6 सरफेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 6 सतह हैं। तो इसका अगर हम पूरा क्षेत्रफल निकालें तो हर सरफेस का एरिया स्क्वायर की वजह से a² होगा, और 6 बार गुणा कर देंगे 6a² हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो वॉल्यूम हमने निकाला, ये जो हमने निकाला है मीटर क्यूब में, और ये जो हमने निकाला है मीटर स्क्वायर में, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यानी a³ इज इक्वल टू 6a²। इसमें से ये स्क्वायर से ये 2 पावर कैंसिल, बचा a इक्वल टू कितना? 6। यानी जो भुजा है वो कितनी है? 6 मीटर।
ये जो घन है उस घन की जो भुजा है उसका मान है 6 मीटर, 6 मीटर। तो आपसे पूछा क्या गया था इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो घन का आयतन आपको पता है भुजा घाते 3 यानी 6 पावर 3 यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 36 इंटू 6। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो गया 36 को, और उसके बाद 18 और 3 कितना हो गया 21, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो 216 मीटर क्यूब यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट इज, द यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट इज, स्टीफन कांस्टेंट का मात्रक आपको बताना है, स्टीफन नियतांक का मात्रक। अब स्टीफन कांस्टेंट कहाँ आता है, वो आता है स्टीफन्स लॉ में। स्टीफन्स लॉ आपने सुना होगा, स्टीफन्स लॉ आपने रेडिएशन वाले चैप्टर में इसको पढ़ते हैं। जो किसी भी ब्लैक बॉडी से जो हीट रेडिएशन या जो एनर्जी उससे निकलती है पर सेकेंड, रेट ऑफ हीट रेडिएशन जो है उसके लिए एक लॉ दिया था स्टीफन ने, जिसको हम स्टीफन्स लॉ बोलते हैं, और ये कहता है कि E प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T पावर 4, यही फार्मूला है। प्रोपोर्शनलिटी जब हटती है तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसी को हम स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो कैपिटल T है वो क्या है, टेम्परेचर है केल्विन में, टेम्परेचर है केल्विन में, और ये जो E है वो है Q/AT, Q/AT मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये जो E है वो सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। ठीक है ना, तो पर यूनिट एरिया का ये एनर्जी का रेट है, पर यूनिट एरिया से किस रेट से एनर्जी निकल रही है उस चीज को बताता है ये E। अगर सिर्फ इसको आप एनर्जी समझेंगे तो गलत आंसर आएगा। यही यहाँ पे स्पेशल बात है कि ये जो E है वो एनर्जी सिर्फ नहीं है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, अब इस हिसाब से आप मात्रक निकालिए, आराम से निकाल सकते हैं। E की जगह पर आप रख लीजिए Q/A इंटू T, लेकिन इसमें जो T है वो क्या है, टाइम है। ये T क्या है, टाइम है। ये Q क्या है, हीट है या एनर्जी है, और ये जो A है वो क्या है, एरिया है। ठीक है, तो कैपिटल T टेम्परेचर है और जो स्मॉल t है वो टाइम है। तो अब हम यहाँ से ये स्टीफन कांस्टेंट का मात्रक निकाल सकते हैं, इसकी बीमा निकाल सकते हैं। तो E = सिग्मा T पावर 4, यहाँ से हम सिग्मा निकालेंगे तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा E/T पावर 4, और E का मतलब हो जाएगा Q और अपान में A और T और साथ में ये T पावर 4। अब यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये जो Q है वो तो जूल में हो जाएगा, हीट है, जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ये जो टाइम है वो सेकेंड में हो जाएगा, और ये T है वो टेम्परेचर केल्विन में हो जाएगा, केल्विन पावर 4। जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड को हम वाट बोलते हैं, P = W/T से, है ना। ये W जो है वो वर्क है वो जूल में, और ये जो टाइम है वो सेकेंड में। ये पावर का मात्रक है जिसको हम वाट भी बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा वाट, तो वाट अपान ये मीटर स्क्वायर और साथ में केल्विन पावर 4, वाट अपान मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, ये हुआ स्टीफन कांस्टेंट का मात्रक। यहाँ पर ढूंढ लीजिए, वाट अपान मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस होगा, केल्विन पावर 4 ऊपर जाएगा माइनस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो E है वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 5.0 इंटू 10⁻16 इंटू 5.0 इंटू 10 पावर, वॉल्यूम क्या लिख दिया है, वॉल्यूम नहीं होगा, ये वैल्यू होगा, ये गलत है। ठीक है, ये वैल्यू होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5.0 इंटू 10⁻6 इंटू 5.0 इंटू 10⁻8 विथ ड्यू रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यानी आपको दो नंबर का प्रोडक्ट दे रहे हैं, नंबर नहीं बल्कि ये कोई मेजरमेंट है। तो 5.0 इंटू 10⁻6 है, और इंटू फिर दिया हुआ है 5.0 इंटू 10⁻8। कह रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखें तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 और 5 25 हो जाएगा, और ये 2 पॉइंट पर डेसिमल है तो 2 जीरो लगा दीजिए, और 10 पावर कितना हो जाएगा, -8 और -6 मिलके -14 हो जाएगा। आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने का हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है, जब हम किसी नंबर को सम करते हैं या उसका डिफरेंस करते हैं तो फाइनल आंसर को लिखने के लिए हम देखते हैं कि जिन नंबर को हमने सम किया है या डिफरेंस किया है उसमें डेसिमल के बाद, है ना, डेसिमल के बाद
लीस्ट कितने संख्या है, मतलब डेसिमल के बाद सबसे कम संख्या वाला कौन सा अंक है, उतना ही हमारे आंसर में होगा। लेकिन जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, हम उसमें देखते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन सा है। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही हमारे आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, आप देखिए इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर, इसका तो कोई मतलब होता नहीं सिग्निफिकेंट फिगर से। यहाँ पर देखिए 5.0 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारे आंसर में भी कितना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर सपोज ये 5.00 होता तब तो ये हो जाता 3 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें होते 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारे आंसर में होता कितना लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या था कि दोनों में 2-2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 इसमें भी था 2 इसमें भी था, तो हमारे आंसर में भी यही लोवेस्ट वाला ही आएगा, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आंसर लिखना है। और यहां पर अभी क्या दिख रहा है, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 4 नहीं होना चाहिए 2 होना चाहिए, और 2 होने के लिए इन दोनों को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 25 × 10⁻14। ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही आंसर होगा। बाकी मल्टीप्लाई करने पर तो यही आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि नहीं सिर्फ इसमें 2 होने चाहिए, तो इसलिए 25 × 10⁻14 हो जाएगा। इसमें आप ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, अब देखिए यहां पर एक सम वाला आ गया एग्जांपल, 3.200 + 4.80 × 10⁻5। ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें भी हम वही रूल यूज करेंगे जो हमारा समेशन और डिफरेंस वाला होता है, 4.80 और ये इंटू 10 कितना 5। आपको बताना है कि ये जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। रिजल्ट कितना आएगा नहीं बताना, रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हमने अभी अभी आपको बताया कि जब प्लस माइनस की बात होती है तो हम देखते हैं लीस्ट डेसिमल नंबर कितने हैं, डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर कितने हैं, कितनी संख्या है, दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है कि 2 अंक है कि 3 अंक है, ये देखना होता है प्लस और माइनस के केस में। और जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, और सबसे कम वाला ही हमारे आंसर में हमेशा होता है। तो इसमें आप देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, चारों की चारों है, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, इसमें 1 2 3 है, तीनों की तीनों हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे आंसर में कितना होगा, हमारे आंसर में होगा, सॉरी गड़बड़ हो गया। हम सिग्निफिकेंट फिगर क्यों काउंट करेंगे, हम सिग्निफिकेंट फिगर क्यों काउंट करेंगे, हमें तो ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं। तो डेसिमल के बाद इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 1 2, तो हमारे आंसर में भी कितना होगा, हमारे आंसर में भी कितना होगा। आपको पता है कि हमने बताया कि प्लस या माइनस करते हुए हम तो ये देखते हैं डेसिमल के बाद कितने मिनिमम डिजिट हैं, तो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो हमारे आंसर में भी कितना आएगा 2 डिजिट आएगा। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो देखिए 3.200 और 4.80, इसको आपको सम करना होगा, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, और 8 और 2 10 हुआ, 4 और 3 7 और 1 8 आया। इसमें अगर देखा जाए तो दशमलव के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, लेकिन हमारा रूल कहता है कि मिनिमम वाला होना चाहिए, तो इसको तो हमें काटना पड़ेगा, सिर्फ दशमलव के बाद 2 डिजिट लिख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। और अब अगर आप देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन। अगर आप सिर्फ इतना देख लेंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आंसर में 2, ये नहीं पूछा इन्होंने ना, इन्होंने तो ये पूछा कि जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका फाइनल आंसर जोड़ेंगे तो इतना आएगा 8.000। अब इसमें हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है और इसमें 3, तो हमारे आंसर में तो सिर्फ 2 ही अलाउड है, तो सिर्फ 2 रखेंगे। लेकिन ये 8 भी तो है, अब ये पूरा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो रहा है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन जो आपको इतना आसान इतना हल्का अभी लग रहा है, यही क्वेश्चन एग्जाम के माहौल में, एग्जाम के प्रेशर में ये क्वेश्चन आपको परेशान कर देता है और ये गलत भी हो जाता है हड़बड़ी में। ठीक है, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम से आप जब एक बार पहले से रूबरू हो जाएंगे तो वहां पर डरेंगे नहीं क्वेश्चंस को देख करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, द वॉल्यूम ऑफ 2 बॉडीज आर मेजर्ड टू बी V1 इक्वल टू 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा है 6.4 प्लस यहाँ माइनस भी होगा 0.01 सेंटीमीटर क्यूब
मतलब दो अलग अलग बॉडीज हैं, उनका आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको बताना है कि उनका सम और उनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे ईरर के साथ तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अगर हम ईरर के साथ वॉल्यूम निकालें, सॉरी ईरर के साथ हम इन वॉल्यूम का सम निकालें और डिफरेंस निकालें। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब ऐसा होता है जैसे z इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो, चाहे z इक्वल टू एक्स अपान वाई हो, जब हम इसको परसेंटेज ईरर में कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा z अपान z इंटू 100 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डेल्टा x अपान x इंटू 100, चाहे ये इंटू है चाहे ये अपान है, हो जाता है प्लस डेल्टा y अपान y इंटू 100। तो प्लस और डिवाइड के लिए ये रूल होता है। बाकी अगर आपका ये z इक्वल टू ऐसा है x प्लस वाई, तो इसको जब आप ईरर में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, चाहे भले ये माइनस हो, यहाँ पर ईरर निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। ईरर निकालने के लिए क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या निकल रहा है, ईरर, और हमें यहाँ क्या करना है, दोनों वॉल्यूम का सम और दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस। तो सम और डिफरेंस करेंगे तो ये जो वॉल्यूम की वैल्यूज हैं ये आपस में सम और डिफरेंस होंगी, साथ ही इनका जो ईरर है वो हमेशा क्या होगा, ये जो ईरर है वो हमेशा क्या होगा, सम होगा। तो ऑप्शन देखिए क्या यहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या दिया हुआ है, v1 की वैल्यू कितनी है 10.2 और इसका ईरर कितना है डेल्टा v1 वो है आपका 0.02। इसी तरह से v2 कितना है, v2 है आपका 6.4 और इसका ईरर कितना है डेल्टा v2, ये है आपका 0.01। तो जब आप इनका सम करेंगे तो आपको मिलेगा v इक्वल टू v1 प्लस v2 और दोनों का सम करने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.6, है ना। और जो इनका ईरर आएगा डेल्टा v, वो ईरर कितना आएगा, ईरर तो हमेशा सम हो जाता है, हम इनको सम कर रहे हैं, ईरर भी सम हो रहा है, तो इनको भी सम करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.03 यही आएगा ना, 0.03। ये हमारा आ गया पहला आंसर, यानी हम इसको सम करें, यानी फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर क्या हो गया, सम वाला vs इक्वल टू ये हो गया 16.6, मतलब वॉल्यूम दोनों सम हो गए और ईरर भी सम हो गया, और ईरर क्या आया था 0.03। ये हमारा पहला आंसर हो गया सम वाला। इसी तरह से हम डिफरेंस वाला निकालेंगे, तो डिफरेंस वाले में क्या आ जाएगा, पहले तो वॉल्यूम का डिफरेंस करना होगा, वॉल्यूम का डिफरेंस करिएगा, ये 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 हो गया, और ये हुआ 9 माइनस 6 3 हो गया, और इतना हो गया, ये डिफरेंस हो गया। और अगर हम इसके जो इनका जो ईरर था, ईरर का डिफरेंस भी निकालें डेल्टा v, तो ईरर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01। सॉरी, ईरर का डिफरेंस क्यों निकालेंगे हम, जब हम ईरर की बात करते हैं वो तो हमेशा सम ही होता है, तो यहाँ पर सम ही करना पड़ेगा। और यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, v डिफरेंस के केस में वॉल्यूम तो डिफरेंस हुआ लेकिन ईरर का डिफरेंस नहीं, ईरर का सम ही होगा। जो चीज यहाँ हुआ था, यहाँ पर हुआ था, इन दोनों का सम करके हमने निकाला था, वही चीज यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यही तो आपने पढ़ा है कि z इक्वल टू एक्स प्लस वाई अगर है, इन दोनों का सम करने पर अगर ये आ रहा है या डिफरेंस करने पर ये आ रहा है, तो ईरर हमेशा निकालते हुए हम दोनों का सम ही करते हैं, दोनों के ईरर को क्या करते हैं, सम ही करते हैं, माइनस नहीं करते। तो चाहे हम प्लस करके वॉल्यूम निकाल रहे हैं चाहे हम माइनस करके वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ईरर निकालते हुए हमें सम ही करना है, तो ये आ जाएगा आपका 0.03। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो गया, v डिफरेंस इक्वल टू 3.8 प्लस माइनस 0.03। ये आपका डिफरेंस वाला वॉल्यूम हो गया ईरर के साथ, ये आपका सम वाला वॉल्यूम हो गया ईरर के साथ। ऑप्शन इसमें मैच करा लीजिए, तो 16.6 0.03 और 3.8 0.03, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट है। ठीक है, यानी ईरर जो है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सेम आएगा, बस इतना ही इस क्वेश्चन का मेन मकसद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ द परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4%, देन द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम विल बी। एक आपको स्फीयर दिया हुआ है, यानी गोला दिया हुआ है, और उस गोले के सरफेस एरिया में यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में 4% की त्रुटि हो रही है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है ना, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक आपको यूज करना है। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, स्फीयर के सरफेस एरिया का परसेंटेज दिया है और आपसे वॉल्यूम का परसेंटेज एरर पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख लीजिए, सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के लिए 4πr² और आयतन के लिए 4/3πr³। आपको अगर इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा s अपान s इंटू 100, और यहाँ पर देखिए ये पाई 4π तो छोड़ दीजिए, नंबर है, और r² का जो 2 है वो सामने आएगा, और ये बनेगा डेल्टा r अपान r इंटू क्या 100।
ठीक। अब आपको सरफेस एरिया का जो परसेंटेज एरर है ये वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना 4%, तो यहां रखेंगे 4% इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 2, यानी कि 2% एरर हो गया डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। यानी रेडियस में कितने परसेंट का एरर आ रहा है, 2% का। तो वॉल्यूम आप निकाल लीजिए यहाँ पर, वॉल्यूम ये हो जाएगा डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये पूरा छोड़ देंगे, नंबर है आर क्यूब में, ये लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। और डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 यानी कि त्रिज्या या रेडियस में होने वाला परसेंटेज एरर है 2%, तो यहाँ रख दीजिए 3 और ये इंटू में 2% इज इक्वल टू हो गया कितना 6%। यानी आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, 6% की त्रुटि होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से जरूर एक बार कर लीजिए, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये, अच्छा इसको सेव करना होगा, सेव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 हम करेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, 1 सेकेंड इसमें से किसके इक्वल है। और ऑप्शन देख लीजिए कितना इंटरेस्टिंग है, मोबाइल नंबर नहीं लिखा, ये 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ सीजियम क्लॉक। यहां पर 1650763.73 वाइब्रेशन ऑफ सीजियम क्लॉक, और यही नंबर दोबारा से, लेकिन यहां क्रिप्टॉन क्लॉक, यही नंबर दोबारा से, लेकिन यहां पर क्रिप्टॉन क्लॉक, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये जो आंसर है, पहली बात तो ये देखिए 1 सेकेंड पूछा है ना। देखिए जब आपने एकेडमिक के दौरान क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ा होगा, तो 7 फंडामेंटल जब आप क्वांटिटीज पढ़ते हैं, तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जैसे लेंथ का मीटर हुआ, सेंटीमीटर या किलोमीटर नहीं, यूनिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक फंडामेंटल यूनिट होता है या स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो लेंथ का जो स्टैंडर्ड या फंडामेंटल यूनिट है वो मीटर है। तो वो जो मीटर है, 1 मीटर दूरी कितनी होती है, उस 1 मीटर दूरी की एक डिफिनीशन भी होती है। इसी तरह से समय की बात करें तो समय के तो बहुत सारे, जैसे सबसे पहले आपने देखा सेक जो है वो उसका मतलब होता है 10⁻⁸ सेकेंड, ये भी समय का मात्रक है। लेकिन जो 1 सेकेंड होता है वो समय का स्टैंडर्ड या फंडामेंटल मात्रक है। तो 1 सेकेंड एक्चुअल में कितना टाइम होता है उसकी डिफिनीशन होती है। तो जितने भी आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन सब की अपनी डिफिनीशन होती है। उसी डिफिनीशन के ऊपर यह सवाल पूछा गया है कि 1 सेकेंड इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट, इन 7 में से 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 1 मीटर की डिफिनीशन, आपको 1 सेकेंड की डिफिनीशन, आपको 1 एम्पियर की डिफिनीशन हमेशा याद रखनी चाहिए। इन तीनों में से कोई ना कोई आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये दोनों को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए 1 सेकेंड वो समय होता है जिसमें सीजियम क्लॉक, जिसमें सीजियम घड़ी में 91, 92, 63, 17, 70, ये मैंने इस तरीके से है ना अपने पढ़ाई के दौरान याद किया है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पर प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ कि ताकि आपको भी उसी तरीके से याद हो जाए। 91, 92, 63, 17, 70 बार जब कंपन या वाइब्रेशन होता है सीजियम क्लॉक में, इतना ड्यूरेशन जो होता है उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड वो समय है जिसमें सीजियम घड़ी में, एटॉमिक क्लॉक में 91, 92, 63, 17, 70 कंपन हो जाते, इतने वाइब्रेशन हो जाते। इतने वाइब्रेशन होने में जो समय लगता है सीजियम क्लॉक में, उसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड। ये चीज आपको याद रखना है। और दूसरा आपको हम बता देते हैं। तो 1 सेकेंड का तो आपने देख लिया, 1 सेकेंड का आपने देख लिया 91, 92, 63, 17, 70 बार वाइब्रेशन या कंपन होंगे कहां पर, सीजियम क्लॉक, सीजियम क्लॉक में, ठीक है ना, एटॉमिक क्लॉक है ये। इसके बाद अगर हम मीटर की बात करें तो 1 मीटर की डिफिनीशन क्या है, 1 मीटर की डिफिनीशन ये है कि 16,50,763.73 तरंगे, यानी कि वेव या वेवलेंथ है ना, और किसकी, क्रिप्टॉन की। यानी क्रिप्टॉन जो परमाणु होता है उससे जो वेव निकलती हैं, उससे जो क्रिप्टॉन परमाणु से जो वेव निकलती हैं, जो तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों में से 16,50,763.73 तरंगे जितनी डिस्टेंस के अंदर आ जाती हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर के लिए ये नंबर और ये नाम, इसी तरह से 1 सेकेंड के लिए ये नंबर और ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
और इसी तरह से आपका है 1 एम्पियर का, ये तो आप और भी जगहों पर है ना, मैग्नेटिज्म में जब हम फार्मूले के ऊपर आते हैं, जिस फार्मूले के ऊपर ये परिभाषा बनी हुई है, तो वहाँ पर भी आप इसको सीखते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर हम 2 पैरेलल वायर ले लें और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर ले लें, 2 समांतर वायर या तार एक दूसरे से जब 1 मीटर की दूरी पर वैक्यूम या निर्वात में रखा जाता है, तब इनके पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है, अगर वो 2 × 10⁻⁴ न्यूटन का है, 2 × 10 पावर ये 2 × 10⁻⁷ होता है, ये 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अगर इसके पर यूनिट लेंथ के ऊपर, एकांक लंबाई के ऊपर लग रहा है, तो इसके अंदर बहने वाली धारा को हम बोलते हैं क्या, 1 एम्पियर, है ना। फिर से हम इसको बता देते हैं कि 2 समांतर तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर जब निर्वात में रखे जाएं और ऐसा करने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर या पर यूनिट लेंथ पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगे, इफेक्टिव हो, तो इसका मतलब इनके अंदर फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट की वैल्यू कितनी थी, 1 एम्पियर। ठीक है ना। इसका फार्मूला भी आपको बता देते हैं, ये काफी पॉपुलर है, F/L = μ0/2π, और यहां पर होता है I1 I2 ठीक है, I1 I2, बस I1 I2 ये फार्मूला। ठीक है, अगर आप I1 और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू सिर्फ बचेगी, और इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। ठीक है, तो ये आपके तीनों की तीनों डिफिनीशन आप कॉपी में नोट कर लीजिए। 1 सेकंड का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, बाकी 1 मीटर भी पूछा जा सकता है और 1 एम्पियर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये नंबर आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। साइड ऑफ अ क्यूब इज 2.5 मीटर। एक क्यूब है जिसका साइड दिया हुआ है 2.5 मीटर, इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है और वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में आपको आंसर बताना है किसका, किसी एक क्यूब का आपको साइड दिया हुआ है और आपको निकालना है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, इसका साइड ए = दिया हुआ 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। आप सरफेस एरिया निकालिए कितना हो जाएगा 6a², इसका वॉल्यूम निकालिए कितना हो जाएगा a³। इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंकों का नियम प्रयोग करते हुए डिसाइड करिएगा कि इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चूंकि हमने इस तरह का एक सवाल पीछे किया है तो हम इसको छोड़ रहे हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा और करके कॉमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हम नहीं करेंगे, इसमें P एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें A, B, C और D जो है उनका परसेंटेज एरर दिया हुआ है। आपको बताना है कि P के अंदर कितना परसेंटेज एरर होगा। इस तरह का हमने Q वाला एक क्वेश्चन पीछे किया था, है ना, Q = x³ y² वाला, वो क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आप बताइएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड time period of a simple pendulum are 2% and 3% respectively, then the maximum percentage error in calculation of G will be। आपको एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और उसके लेंथ में परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि उसके कैपिटल G के मेजरमेंट में, जो सिंपल पेंडुलम से हम G जो मेजर कर रहे हैं उस G के मेजरमेंट में कितने % का एरर होगा। आपको पता है सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला होता है T = 2π√L/G, है ना, ऐसा फार्मूला होता है किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए। अगर ये सिंपल पेंडुलम की बजाय कोन पेंडुलम हो, कोन पेंडुलम मतलब कि ये नीचे एक सर्किल बनाए और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसा कोन बनाए, इस तरह से ये घूमे, कोन पेंडुलम बोलते हैं। तो कोन पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला भी याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, L cos θ/G, यहाँ पर ये वाला एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है और ये फार्मूला है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कोन पेंडुलम के लिए है जो कोन ट्रेस करता है, कोन बनाता है, और जो हमने इस क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्वेश्चन किसके लिए, फार्मूला किसके लिए है, ये सिंपल पेंडुलम के लिए है, सिंपल पेंडुलम के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ठीक है, तो हमें जी में परसेंटेज एरर पता करना है। सबसे पहले आप इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करिए, T² = ये हो जाएगा 4π² L/G, तो यहाँ से मिलेगा G = कितना, ये हो जाएगा 4π² L/में क्या T², और इस G को अब आप परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करिए तो मिलेगा ΔG/G × 100 इज इक्वल टू 4π² को छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा ΔL/L × 100, है ना। उसके बाद क्या आएगा, प्लस ये T² है तो 2 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा ΔT/T × 100।
वैसे तो ये ऊपर जाके होगा माइनस, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर की, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया प्लस। ये देखिए परसेंटेज एरर लेंथ का है, ये परसेंटेज एरर टाइम पीरियड का है, सॉल्व कर दीजिए। लेंथ का परसेंटेज एरर क्वेश्चन में कितना दिया था 2% और इसका टाइम पीरियड का कितना दिया था 3%, तो यहाँ पर हो जाएगा 2% प्लस ये फार्मूले का 2 इंटू इसकी वैल्यू 3%, तो 3 इंटू 2 किया 6 और 6 और 2 किया तो 8% हो जाएगा जी की वैल्यू के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये फार्मूले के ऊपर परसेंटेज एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस फार्मूले को आप ध्यान रखें। इस फार्मूले में अगर आपको जैसे टी दिया हुआ है, जी दिया हुआ, तो एल में कितना होगा, एल कितना गलत मेजर किया गया, या एल और जी दिया हुआ टी में कितना होगा, तो इस तरीके से आपको इस फार्मूले का परसेंटेज एरर में कन्वर्जन करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का टॉपिक, यूनिट एंड मेजरमेंट और एरर एनालिसिस। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।